नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मैथ्स विद धर्मेश पे। जैसे कि क्लासें लगातार चल रही, इस नए लुक के बारे में आप लोग कुछ कमेंट जरूर करिएगा। ऐसा नहीं है कि किसी गम या फिर किसी दुख में कराया है। बालों में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो गया था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो आप जानते हैं कि एक मिडिल क्लास लोगों के लिए गर्मी से छुटकारा के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या होता है? टकला करा दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको नज़रअंदाज करके आप सिर्फ क्वेश्चन और पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोर्स काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, क्लासेस आपको लगातार मिल रही हैं। बीते कुछ दिनों में देश में काफ़ी सारी चीज़ें हुई, करंट सिनारियो पे भी बात करेंगे, बहुत जल्द बात करेंगे, ऐसी वीडियोस अपलोड करेंगे पूरी, वो भी रिपोर्ट और अपडेट के साथ आपको जानकारियाँ दूंगा मैं बहुत जल्द उस पर भी। आज देखिए परसेंटेज की क्लास। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, कहा था कि उसको आप लोग करिएगा, कोशिश करिएगा करने की। आज इस क्लास का परसेंटेज की क्लास पहली नहीं है, कौन सा पार्ट है ये मुझे अब याद भी नहीं रहेगा क्योंकि काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं। तो ये नहीं है कि एक समझ लीजिए देख के पढ़ा रहे हैं या फिर क्या है, केवल क्वेश्चन क्या होता है लिख के लाते हैं, तो कितने पार्ट हो चुके हैं ये कभी कभार याद नहीं रहता, तो उस पर आप ध्यान रख दीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं चुनाव पे बेस्ड जो होते हैं, ये क्वेश्चन लगातार पेपर में क्या होता है पूछे जाते हैं, तो उसी पे आज पूरा टाइप है चुनाव के क्वेश्चनों पे, जिसका पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, आप नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो साफ दिख रहा होगा, सबको साफ दिख रहा होगा। ठीक है, अगर टोपी टेढ़ी दिख रही हो तो आप समझ लीजिएगा कि जो ट्राइपॉड का स्टैंड है या कुछ भी है वो हल्का सा टेढ़ा लगाया गया है, क्योंकि वीडियो क्लैरिटी उससे थोड़ी ज़्यादा अच्छी आती है। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। कितने परसेंट लोगों ने? 10% लोगों ने अपने क्या किया? वोटर का प्रयोग नहीं किया, तथा कुल पड़े मतों में से 2000 मत क्या हुए? अवैध हो गए। ठीक है, जो भी टोटल काउंटिंग ऑफ वोट पड़े उसमें से क्या हुआ? 2000 वोट क्या किया? कर दिए गए, अवैध कर दिए गए। इस चुनाव में जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतों का 52% मत प्राप्त हुआ और वो 13,200 मतों से विजयी घोषित किया जाता है। यानी कि जो हारा होगा, एक इस लाइन से आप एक चीज जरूर समझिएगा कि जो व्यक्ति हारा होगा उसको क्या होगा? 13,200 वोट कम मिले होंगे, सिंपल एट दैट। तो ज्ञात कीजिए कि कुल मतों की संख्या क्या है, हारे हुए प्रत्याशी को कितने मत मिले। ये दोनों चीजें आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक, इसको दो तरीकों से किया जा सकता है, दो से ज्यादा भी तरीके हैं इसको करने के, लेकिन जो सबसे सरल तरीका है जिसमें क्या हो, वक्त कम लगे, वो तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप उस पर ही फोकस करिएगा, वरना तरीके आप खुद जानते कि बेसिक तरीके से एक्स प्लट करके वगैरह वगैरह ऐसे तरीके भी क्या होंगे? बहुत होंगे, लेकिन उस पर बिल्कुल ध्यान न दीजिए। सबसे पहले यहाँ देखिएगा कि क्या माने जाते हैं? 100% माने जाते हैं। ठीक है, अब उसमें से क्या हुआ? 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। ठीक है, माइनस का साइन यहाँ पे लगा दिया, तो कितने पड़े? 90% क्या पड़े? वोट पड़े। अब इसमें दो तरीके अलग अलग होते हैं कि इन 90 को हम क्या करें? जीते और हारे में बांट दें कुछ इस प्रकार कि जैसे 52% वोट अगर विजयी को मिले तो हारे हुए को 52% माइनस 13,200 वोट। ठीक है, इस तरह बांट दें। दूसरा तरीका क्या होता है? इस 90 को ही हम डिवाइड कर दें, 52% और यहाँ कितना बचेगा? 38%। समझ में आया कि नहीं भाई? ये क्या हुआ? जीते हुए को लिखा हुआ साफ साफ कितने परसेंट वोट मिले? 52%। तो हारे हुए को कितने मिले होंगे? 38%। अब जो 2000 मत अवैध घोषित कर दिए गए, ये आप हमेशा जानते होंगे कि जीते को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमेशा हारा हुआ कैंडिडेट इससे अपनी चिंता व्यतीत करता है कि मतलब कि वो सोचता है कि अगर ये 2000 मत अवैध ना हुए होते तो उसको 2000 वोट क्या होते? ज्यादा मिल सकते थे। जैसे आप वोट डालते हैं तो आप मान लीजिए किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप नोटा दबा के आते हैं, नोटा यानी नन ऑफ द अबव। ठीक, तो उस पर्टिकुलर पे क्या होता है? जो पार्टी जीतती है, जिस पार्टी को विजयी घोषित किया गया है या फिर जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट प्राप्त किए हैं,
उसको उस नोटा से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो नोटा का प्रभाव जो हमेशा होगा वो हारे हुए कैंडिडेट को पड़ेगा, और वो कैंडिडेट इस दुख में रहेगा कि ये नोटा के वोट अगर उसको पड़े होते तो वो जीत भी सकता था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो 38% वोट है, इसमें हारे हुए से ही हम क्या करेंगे, ये 2000 अवैध मत जो होंगे ये घटाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप कभी भी पूछेंगे जो जीते हुए प्रत्याशी होंगे उसमें कभी भी इन लोगों को कोई भी प्रभाव असर नहीं पड़ता है। ठीक, अब देखिए 52% और 38% का जो अंतर है वो कितने का है, 14% का। ठीक, वैसे ही ठीक जैसे हारे हुए और जीते हुए व्यक्ति के बीच में जो वोटों का अंतर है वो कितना है, 13,200 वोटों का है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही 14% का जो दिया गया है अंतर वो कितना है, 13,200। ठीक है, थोड़ा छोटा तो नहीं लगता है, लग रहा है कि हाँ छोटा लिख दे रहा हूं, थोड़ा इधर से शिफ्ट करके यहाँ लिखते हैं। 14% का जो दिया है 13,200। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना बताइए। तेरह हजार 200 मत। ठीक, आंख का तो सही ना वैसे। रुकिए 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 रुकिए, एक चीज रह गई बताने को कि ये जो 13,200 मत है इसमें से आप क्या करेंगे, 2,000 जो मत अवैध हो गए उसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11,200। भाई मैं कहूँ कि 14 से कट क्यों रहा है, 14 से इसको कटना चाहिए पूरा। तो अब देखिए जो 1% की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 800 आएगी। और 100% का मान यानी कि पहला जो हमसे पूछा गया है कि कुल मतों की संख्या क्या है, तो आप जानते हैं कितनी हो जाएगी, 80,000। ठीक है, अब बोला गया हारे हुए प्रत्याशी को कितने मत मिले, तो पहले तो 38% की वैल्यू निकाल देंगे। 38% की वैल्यू हो जाएगी 8 8 64 8 3 24। $30,400। ठीक, अब ये जो 30,400 हैं उसमें मैंने बताया कि ये जो 2,000 होंगे वो किस पे अफेक्ट करेंगे, हारे हुए कैंडिडेट पे अफेक्ट करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 27,600। यही क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। सही है, 28,000 तो नहीं होगा, 28,000 होगा। कभी कभार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती हैं। 28,400, पूरा 2,000 घटाना था, मुझे लगा 2,400 घटाना है। ठीक, नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो क्लैरिटी साफ होगी। ये जो वाइट कह रहे हैं, ये जो नीले मार्कर का आप लोगों को हल्का दिख रहा है वो इस वजह से है क्योंकि ये मार्कर क्या है, नया है। इसका पॉइंट क्या है, अभी एकदम पतला है। इसी को इस मार्कर से लिखा जाए जो कि पुराना हो चुका है और इसका पॉइंट क्या हो गया, मोटा हो गया, तो वो ऐसे कुछ नजर आएगा। तो उतना भी हल्का लाइट नहीं दिख रहा है। आप लोग बस नंबर्स पे ध्यान दीजिए। नंबर्स, दो आंसर है यहाँ पे, एक क्या है 80,000 और एक क्या है 28,400। ठीक, ये दो आंसर आपको मिलेंगे ऑप्शन में। नोट कर लीजिए फटाफट। आप लोग जानते हैं देश में क्या चल रहा है। कुछ दिन पहले ही उड़ीसा में हादसा हुआ, ट्रेन हादसा, कोरोमंडल एक्सप्रेस और यशवंत एक्सप्रेस, है ना। उन पे भी बात करेंगे, करंट सिनारियो पे भी बात करेंगे, कैसे उड़ीसा में जो हादसा हुआ उसमें जो मृतक थे उनकी बॉडी को कैसे कूड़े के भाव की तरह फेंका जा रहा था, कैसे वहाँ पे जो हॉस्पिटल वगैरह थे वहाँ पे ऐसी कोई सुविधाएं नहीं थी ठंडे में उनको रखा जा सके,
कहीं यहाँ शिफ्ट किया जा रहा था, कहीं वहाँ शिफ्ट किया जा रहा था, जिससे उनके परिजनों को क्या हो रहा था, काफ़ी तकलीफ हो रही थी। इन सब चीज़ों पे कभी ना कभी बात करेंगे। कैसे सरकार की ढिलाई थी, कैसे उस ट्रेन हादसे को अंजाम दिया गया या फिर अंजाम नहीं दिया गया, कैसे दुर्घटना हुई, ये भी अभी तो कई रिपोर्टर ये कह रहे हैं कि साजिश थी। तो साजिश थी तो यानी कि उसको अंजाम दिया गया था। अगर साजिश नहीं थी तो वो क्या थी, एकमात्र दुर्घटना थी किसकी लापरवाही की वजह से, जो वहाँ पे अधिकारी या फिर स्टेशन मास्टर जो भी उस सिग्नल को चेंज करता रहता है, उसकी क्या थी, लापरवाही वगैरह थी। लेकिन दुर्घटना होने के बाद जो वहाँ के परिजन थे, उनका जो बयान आया है सामने कि कैसे उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है, उनके परिजनों को ढूंढने में जो बॉडीज हैं वो कैसे ऐसे फेंकी और रखी जा रही थी, वो सब चीज़ें देख के काफ़ी बहुत समझिए बहुत दुख होता है कि हाँ, कैसे एक इंसान को आप मृतक होने जाने के बाद कैसे उसको ऐसे फेंक रहे हैं जैसे उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। कुछ लोगों की ऐसे कहने सुनने में आ रहा है कि कुछ लोगों के परिजनों की बॉडी अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि आप जब जानते हैं कि जो सरकारी आंकड़ा होता है वो कभी भी सही नहीं होता, क्योंकि सरकारी आंकड़े के अनुसार जो आंकड़े निकल के आते हैं वो जैसे जो स्लीपर या फिर एसी कोचेस में जिनके रिजर्वेशन वगैरह थे उनकी डिटेल्स मिलती है। जनरल में कितने लोग भरे हुए थे या फिर एक एक डिब्बे में 100, 200, 300 भी लोग भरे हुए होते हैं, तो उनकी कोई जानकारियां नहीं मिल रही होती। उस जानकारी को इकट्ठा करने के लिए आप लोग ऐसी व्यवस्थाएं करिए कम से कम कि जो डॉक्टर वगैरह बुलवाइए, फॉरेंसिक एक्सपर्ट बुलाइए कि उनके डीएनए की जांच करके जिन परिजनों के रिलेटिव उनमें डेथ हुई है, जिनकी उनकी बॉडी अगर नहीं मिल पा रही है या पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है, तो उनके डीएनए से आप पता करिए कि हाँ, कम से कम उनकी बॉडी क्या हुई, पूर्णतः वो ट्रेन के डिब्बे में दब के रह गई या फिर नहीं मिल पा रही या फिर एकदम ऐसी अवस्था में है कि उनको नहीं दी जा सकती। तो उसमें क्या होता है, डीएनए सैंपल के द्वारा आप पता कर सकते हैं कि हाँ, इनके परिजन इस ट्रेन में थे। अब वो लोग उन लोग पे क्या गुजरेगी, आप ये सोचिए पहले, ठीक है। तो उस पर कभी और चर्चा करेंगे। सरकार की लापरवाही तो है ही, मान लीजिए जो वहाँ पे अधिकारी तैनात किए गए उनकी भी लापरवाही है, कैसे परिजनों को वो लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कई परिजनों के बयान सामने आए हैं, ना कोई मदद करने वाला है। तो ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा दुख लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, है ना। करना चाहिए, लेकिन बंदोबस्त ऐसे करने चाहिए कि कोई भी जो अधिकारी तैनात किए गए, पुलिस तैनात किए हैं, किसी से बदतमीजी से बात ना करें, उनकी पूरी मदद करें, क्योंकि उन परिजनों का हाल भी क्या होता है, काफ़ी बेकार हो चुका होता है। ऐसी खबरें सुन के एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो जाए या कुछ भी, सबने अपने परिवार का कोई ना कोई सदस्य गंवाया हुआ होता है, तो उस पर पूरा उन लोगों को ध्यान देना चाहिए कम से कम। नोट कर लिए आप सवाल, कभी और चर्चा करेंगे इन सब विषयों पे। करंट सिनेरियो या फिर ऐसा समझ लीजिए कि करंट के नाम से ये सब चर्चाएं करेंगे कभी बैठ के, आपको पूरी जानकारी भी देंगे। कैसे 2016 कानपुर पोखरान को जो हादसा हुआ था वो एनआईए को सौंप दिया गया, बल्कि एनआईए उसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं रखता है। आज तक चार्जशीट भी शामिल नहीं हो पाई थी। 2016 कानपुर पोखरान का जो एक्सीडेंट था उसमें आज तक चार्जशीट तक की नहीं शामिल हुई। तो इसमें भी सीबीआई क्या कर लेगी, सीबीआई की तो एक्सपर्टीज ही नहीं है ना उस क्षेत्र में। ये तो रेलवे का काम है, रेलवे सिक्योरिटी खुद पता कर लगाती है कैसे एक्सीडेंट हुआ, हजारों तरीके होते हैं। लेकिन रेलवे को ना देखे ये जांच सीबीआई को दी गई, इसका कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों किया गया, जानबूझ के किया गया, अनजाने में किया गया, कुछ पता नहीं। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए सवाल को, देखिए सवाल को, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एक चुनाव में 20% मतदाता वोट नहीं डाल सके, कुल डाले गए वोट में से 3200 वोट अमान्य हो गए। एक कुल वैध मतों का 70% और बचा हुआ बी के द्वारा सुरक्षित किया जाता है। यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं कि ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है बी के द्वारा सुरक्षित किया जाता है, इसका मतलब है कि बचे हुए वोट किसको मिले, बी को मिले, वो सुरक्षित करना हुआ। और ए 14,720 मतों से क्या हुआ, चुनाव जीत जाता है। मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बच्चे दो जगह फंसते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ पे बच्चे फंसते हैं, उसको कैसे सॉल्व करें आप लोग, कैसे कम समय में कैसे हल करना है। देखिए सबसे पहले एक आपने यहाँ आप कहेंगे कि 100% माना, जिसमें से 20% क्या हुआ, वोट नहीं डाल पाए, तो कितने डाले, 80% वोट डाले गए, ठीक है।
अब इसमें क्या हुआ है, देखिए दो सिनेरियो है। एक सिनेरियो कहता है कि 3200 वोट क्या हुआ, अमान्य हो गए, यानी कि वैध नहीं रहे। तो आप जानते हैं कि अगर इन 3200 को हारे हुए में भी अगर बांटे, जैसे कि यहाँ 70, तो यहाँ 10 ही आएगा। समझ में आ रहा है कि, तो ऐसे इसको बांटना संभव नहीं है, क्योंकि 80% को हम इतने कम में नहीं बांट सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं? दुनी 12, 1 मिनट, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं खुद कर रहा हूँ। 6 दूनी 12, 6 चौक 24, नहीं, हाँ नहीं बांट सकते इसको। तो यहाँ पे आप देखिए इन 80% में से 3200 वोट क्या हुए, अमान्य हो गए, अवैध हो गए। तो यहाँ पे आप वैलिड जो मानेंगे वो यहाँ पे 100% हो जाएगा, और इन 100% में से जीते हुए और हारे हुए का आप डिस्क्रिमिनेंट करेंगे, ये 70 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। ऐसा ही इन सब क्वेश्चनों में, इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको ऐसा ही मानना पड़ेगा। थोड़ा सा क्योंकि इसमें लैंग्वेज चेंज है, तो आप इस पे ऐसे ही सॉल्व कर सकेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए 40% का अंतर है। इस 40% का अंतर ही हमें कितना दिया है, 14720। 10% का जो अंतर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4×3=12, 4×4=24, 3680। 100% का जो मान आ जाएगा 36,000, सॉरी एक ही जीरो बढ़ेगा, क्षमा करिए। तो ये जो आ गए, ये कितने आ गए, वैलिड वोट आ गए, कि कितने वोट पड़े थे वैलिड में से। तो आप कहेंगे सर 36,800 क्या थे, वैलिड वोटों की संख्या थी। तो इसी में जब हम 36,800 में प्लस इनवैलिड वाले शामिल कर लेंगे, यानी कि 36,800 प्लस 3200, तो कितना आ जाएगा, 40,000। ठीक, अब ये 40,000 किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो बेटा 80% की वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ से जब आप 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ऐसे कर लीजिए कि 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से भाग देने पे तो 10,000। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50,000। ठीक, यही क्या है सवाल का आंसर है। इसको क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, क्या बनाने के लिए, 100% बनाने के लिए। तो कितना आंसर आ जाएगा, 50,000 आंसर आ जाएगा। यही क्या है इस सवाल का उत्तर। नोट करिए फटाफट। इसमें ज़्यादा इंक डालने की कोशिश करते हैं, नया मार्कर है, ज़्यादा इंक शो करा है मेरे ख्याल से। नोट करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त। ऐसे ही क्वेश्चन लगातार पेपर में पूछे जाते हैं, और बच्चे यहीं पे आके कंफ्यूज जरूर होते हैं कि इस टाइप में हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। नोट करिए फटाफट। जल्दी से। इसको क्योंकि दूसरी तरीके से भी मैंने लगाने का प्रयास किया था, तो ऐसा कुछ आया नहीं था। तब तक आप लोग नोट करिए, तब तक मैं इधर एक बार फिर से कोशिश करता हूँ।
हम्म, ठीक है, यही पैटर्न ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? नोट करिए फटाफट। जहाँ पे हारे हुए और जीते की बात नहीं की जाती है, वहां पे ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। यहीं पे आपको क्या करना पड़ेगा, 100% मानना पड़ेगा। नोट करिए फटाफट, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इस खूबसूरत सवाल को। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, 180 वोट अवैध हो गए। पहले उम्मीदवार को कुल वोट के 48% वोट मिले और वो दूसरे उम्मीदवार से 780 वोटों से जीत गया। कुल वोटर कितने थे? देखिए 100% माइनस 10%, 90%। ठीक, 10% क्या हुए, लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, तो कितने वोट पड़े। अब यहाँ पे इसको एक और तरीका बताने जा रहे हैं। इसको 3 भागों में क्या करिए, बांट दीजिए। यहाँ जीत लिख लीजिए, यहाँ हार लिख लीजिए और यहाँ इनवैलिड लिख लीजिए। ठीक, इनवैलिड कितने बेटा, 180, जीत 48%, हार 42%। 90% में 48% अगर जीता है तो 42% क्या हुआ होगा, हारा होगा, और 180 वोट क्या हुए, इनवैलिड हो गए। ये देखिएगा, एक लाइन में आपको समझाने जा रहा हूं, उस पर पूरा फोकस करिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि किसी ए को, ए व्यक्ति है, ठीक है, और ये बी व्यक्ति है, दो लोगों ने चुनाव लड़ा, ये क्या हुआ, इसको मान लो 12 वोट मिले, ठीक है, इसको मान लो 8 वोट मिले, तो आप कहेंगे कि बी जो है ए से 4 वोटों से हार गया, या फिर ए जो है वो बी से 4 वोटों से क्या हुआ, जीत गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि ए जो है वो बी से 4 वोटों से क्या हुआ, जीत गया, या फिर इन दोनों के बीच जो वोटर का अंतर था वो 4 था। अगर मैं कहूं यहाँ पे 2 वोट इनवैलिड थे, 2 वोट क्या थे, इनवैलिड थे, और ये इनवैलिड वोट अगर मैं हारे हुए कैंडिडेट यानी कि बी को दे दूं, किसको दे दूं, हारे हुए कैंडिडेट यानी कि बी को मैं दे दूं, तो ये 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये जब 10 हो जाएगा तो इनके और इनके बीच, ए और बी के बीच जो जीत का अंतर होगा वो क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा कि नहीं। ये देखिए 10 और 12 हो गया, पहले 4 वोटों से अगर ये जीत रहा था तो अब इसका अंतर कम हो गए, कितना रह गया, 2 कम रह गया। यानी कि जो भी वोट इनवैलिड होते हैं, अगर हम वो हारे हुए कैंडिडेट को दे दें तो जीत का अंतर क्या होता है, कम हो जाता है। वहीं पे यहाँ आप देखिए कि ये जो 180, दूसरा उम्मीदवार क्या था, 780 वोटों से अगर जीता था, तो 780 वोटों में अगर मैं 180 वोट क्या कर दूं, इस हारे हुए को दे दूं, इस हारे हुए को दे दूं, तो जीत का अंतर कितना रह जाएगा, तो 600 रह जाएगा। तो वही 48 और 42 का अंतर कितना है, 6%। तो इसका मान कितना है, 600। 100% का मान कितना आ जाएगा, 10,000। यही क्या है सवाल का आंसर। 1% का मान कितना आ जाएगा बेटा, 100, तो 10%, 100% का मान कितना आ जाएगा, 10,000। यही क्या है इस सवाल का आंसर है। यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर जो भी वोट इनवैलिड हुए हैं, अवैध हुए हैं, पीछे वाले सवालों को भी आप इसी तरीकों से करने की कोशिश करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि अगर इनवैलिड वोटों को हम हारे हुए कैंडिडेट को दे दें तो वोट क्या हो जाएगा, अंतर क्या हो जाएगा जीते और हारे का, वो उतना ही कम हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, वो लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मुझे नहीं लगता आपको इतने प्यार और इतने आराम ढंग से कोई भी पढ़ा पाएगा। कैप अगर टेढ़ी लग रही हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, उसको सीधा किया जाएगा। वैसे तो लगाएंगे नहीं, कुछ दिनों बाद छोटे छोटे भी बाल आ जाएंगे तब भी नहीं लगाएंगे, कैप लगाना ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं उम्मीद
कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और आप लोगों की दिक्कत समझ रहा हूँ कि ब्लू से आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। लिखने को मैं पुराने वाले से भी लिख सकता हूँ कि आंसर कितना है, 10,000 है। ठीक, यही क्या है सवाल का आंसर है। लेकिन ये बहुत मोटा हो गया है तो इससे राइटिंग बहुत जल्दी बनती है, मेन दिक्कत ये। नोट कर लीजिए फटाफट, फिर बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इस सवाल को। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10,000 लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, 75% वोट मान्य है। अमान्य नहीं लिखा है, मान्य ही लिखा है, समझने की कोशिश करिए। एक उम्मीदवार 2250 वोट से जीत गया और दूसरे उम्मीदवार कुल वोटों का 18% वोट प्राप्त हुए, तो बताइए कुल कितने मतदाता थे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 75% वोट मान्य है, ठीक है। 100% मान लिए वोट अगर कुल थे तो उसमें से जो वैलिड वोट हैं वो कितने हैं, 75% वैलिड है, ठीक है। 25% अनवैलिड है, ठीक। इन 75% में जीते हुए कैंडिडेट को कितने मिले, हारे हुए को 18% मिले, तो जीते हुए को कितने मिले होंगे, 57%। समझ में आ रहा है कि नहीं। 8 7 15 5 6 1 7, हाँ इतना क्लियर है। ये क्या है, जीता हुआ, ये हारा हुआ, ठीक। 2250 वोटों से जीत गया, दूसरा उम्मीदवार कुल वोटों का 18% वोट प्राप्त किया और वो क्या हुआ, हार गया। समझ में आ रहा है? तो हारे हुए को 18% मिले वैलिड वोटों में से, जीते हुए को 57%। अब यहाँ पे ये नहीं दिया है कि इतने वोट अमान्य हो गए या फिर 10% वोट नहीं पड़े। यहाँ पे केवल नंबर्स की बात की जा रही कि 10,000 वोटर्स ने वोट नहीं डाला। तो अगर हम मानते कि 10,000 जो वोटर्स थे उन्होंने वोट डाले होते, उन्होंने वोट क्या होते, डाले होते, 10,000 ने वोट क्या होते, डाले होते, ठीक। वोट क्या होते, डाले होते, तो वो भी किस में आ जाते, तो वैलिड में आ जाते। तो ये 10,000 का 75 और इसमें जुड़ जाता है, तो यानी कि 7500 वोट और जुड़ जाते हैं। और ये जो 7500 वोट हैं अगर हम किसको दे दें, ये जो वैलिड वोट हैं, यानी अब ये क्या हो गए, वैलिड वोट हैं, ये किसको दे दें, जीते हुए को दे दें, क्योंकि जीते हुए की ही संख्या दी है। तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 0,5,2,7,7,2,9, 9,750 वोटों से कैंडिडेट जीत गया, क्योंकि जीतने वाले का ही परसेंटेज जाता है। 10,000 वोटर्स ने अपना वोट नहीं डाला, तो हमने माना कि 10,000 वोटर्स ने अपना वोट डाला था और वो 75% में ही शामिल थे, तो यानी कि जो भी वोटों से कोई व्यक्ति जीता या हारा था उसमें 75% वोट और वैलिड होते, और वो वैलिड वोट हमने किसको दे दिए, तो जीते हुए कैंडिडेट को दिए। जीते हुए को किसको दिए, जीते हुए को। तो जीता हुआ जो कैंडिडेट है वो कितने से जीता है, तो 39% से जीता है। नौ 9,750, 1% का जो मान आएगा वो 250, 100% का जो मान आएगा वो 250, 00 यानी कि 25,000। यही क्या है, इस सवाल का आंसर है 25,000 वोट। कुल कितने मतदाता थे, तो 25,000 थे। नोट कर लो, यही क्या है सवाल का आंसर है। बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से समझिएगा, और समझाया भी मैंने बहुत बढ़िया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। नोट करिए सवाल को। बहुत जल्द ये वाला मार्कर भी मोटा हो जाएगा तो आप लोगों को बढ़िया दिखेगा। आप प्लीज नाराजगी मत व्यक्त करिएगा, मैं अपना पूरा 100% दे रहा हूँ। ब्लैक मार्कर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया चल रहा है, तो ब्लू मार्कर इसलिए हल्का चल रहा है अभी क्योंकि वो एकदम फ्रेश है, नया है। उसकी पॉइंट क्या है, एकदम पतली है, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि जैसे इस पुराने मार्कर से अगर मैं 75% लिखूं और इसका 75%, आप देख सकते हैं कितना अंतर है, ठीक। ये भी धीरे धीरे पुराना हो जाएगा तो लाइन पे आ जाएगा, ठीक। क्योंकि ब्रांडेड है ये सब। ये कौन सी कंपनी का है, सेलो। सेलो आप जानते हैं, बढ़िया कंपनी है।
नोट करिए फटाफट। मणिपुर में भी हिंसा हो रही है, उसका रीजन अभी मुझे नहीं क्लियर हुआ है, उसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा है। देखिए जो भी करंट सिचुएशन होती है, जितनी भी करंट सिनेरियो चल रहे होते हैं देश में, ठीक है, उसकी पूरी रिपोर्ट मैं पढ़ता हूँ, ठीक, समझ में आ रहा है? उसको ढंग से समझने की कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे सरकार की गलती है, मैनेजमेंट की गलती है, किसी भी विभाग में हादसे हो रहे हैं। जैसे लखनऊ में कल मर्डर हो गया कोतवाली में ही, और आप जानते हैं मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, तो कोतवाली कह रहे हैं, सॉरी, कोर्ट में मर्डर हो गया, वकील के भेस में मर्डर आए थे, सरेआम तो हुआ। तो इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट की दिक्कत होती। हालांकि जिसका मर्डर हुआ वो भी एक मर्डर था, लेकिन ये पुलिस की नाकामियों में गिना जाता है कि आपके रहते हुए इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है। तो ये मैनेजमेंट की फॉल्ट होती है। अब जहाँ पे गवर्नमेंट की फॉल्ट होती है, तो वहाँ आप पढ़े लिखे हैं, आप लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं, पेपर की तैयारी कर रहे हैं, कल को आप लोग भी उस पद पे जाएंगे जहाँ पे आपको संभालना होगा पूरा मैनेजमेंट, गवर्नमेंट दे आपको कोई संभालने के लिए, या फिर चाहे आप संभालें। तो आप जानते हैं कि ऐसे में क्या होता है, गलतियां, अगर गलती होती है तो आपकी गिनी जाएगी, समझ में आ रहा है? तो वहाँ पे आप जानते हैं अगर गवर्नमेंट की जहाँ गलती है तो आपको गवर्नमेंट को दोष देना चाहिए, मैनेजमेंट की गलती है तो आप मैनेजमेंट को दोष दे सकते हैं। जैसे रेल हादसा जो हुआ, अगर उसमें साजिश की गई है, ठीक, तो उसमें मैनेजमेंट प्लस गवर्नमेंट दोनों की गलती है, ठीक। और अगर केवल दुर्घटना है, या फिर केवल जो स्टेशन मास्टर या फिर जो भी सिग्नल चेंज कर रहा था उसके द्वारा फॉल्ट हुई है, गलती से उससे हो गया है, तो वो केवल एक दुर्घटना कही जाएगी, साजिश नहीं की जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो खुल के आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग, चुनाव का टाइम है, आप लोग किसी भी बरगलाहट की बातों में मत आए, यही मैं कहूँगा आप लोगों से। देश का माहौल सच में क्योंकि खराब चल रहा है, कई जगहों पे आप देख सकते हैं हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम जो हो कोशिश की जा रही है बनाने की, हर एक मामले में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, ठीक है। तो इससे आप लोग दूर रहिए, बिल्कुल दूर रहिए, जितना हो सके उतना दूर रहिए, शांति बनाए रखिए आपस में। बस आप पढ़े लिखे हैं, आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसी किताबों को पढ़ के आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। संविधान में आप लोग ने पढ़ा होगा, महात्मा गांधी को आपने पढ़ा हो, जितने भी हमारे देश में नेता हुए या फिर जिन्होंने मिल देश की आज़ादी में अपना सहयोग दिया, आप लोग ने सबके बारे में पढ़ा होगा। तो इन सब चीज़ों से एकदम दूर रहिए, आप लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बिल्कुल भी हिंदू राष्ट्र या मुसलमान राष्ट्र ऐसी चीज़ों में ध्यान मत लगाइए, बिल्कुल भी। देश में शांति बनाए रहना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान का हाल आप लोग देख ही सकते हैं ना, है? नोट हो गया? बताइए। चलिए फिर इस सवाल के साथ ही इस क्लास को आज खत्म करते हैं। मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। ऐसे ही वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।